नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वो दासी आती है और संदेश देती है राजा का कि राजा ने आपको भोजन पर बुलाया है। जहाँ नील कहते हैं ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। वो सैनिक के कंधे पे हाथ रख कहते हैं कि हम इस विषय में बाद में वार्तालाप करेंगे। अभी हम भोजन करने जाते हैं और हम आपसे बाद में इस विषय पे बात करना चाहेंगे। फिर से ये कहकर नील उनकी तरफ देख चले जाते हैं, जहाँ वो सैनिक भी उनसे बात करने का प्रतीक्षा करते हैं और वो अपने काम पर चले जाते हैं। राजा सभी को भोजन पे जब बुलाते हैं तो फिर राजा नील, मालती और सभी से कहते हैं कि अब हमें निमंत्रण पत्र भेजने की तैयारी करनी चाहिए, जहाँ पे एक लेखन को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप निमंत्रण पत्र लिखें। हमें निमंत्रण पत्र में क्या क्या लिखना है ये पहले हम विचार कर लेते हैं। हमें पहले सबको ये कह देना चाहिए कि 3 दिन बाद विवाह है। 3 दिन बाद, जहाँ ये सुन नील कहते हैं कि 3 दिन बाद बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो कार्तिक महीना शुरू होने वाला है, 1 दिन बचे हैं। 1 दिन के बाद पूर्णमासी है। पूर्णमासी के दूसरे दिन ही विवाह की सारी तैयारियां होनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन तो हल्दी लगेगी और दूसरे दिन भी हल्दी लगेगी। करीबन हल्दी का ही जो रीति रिवाज होते हैं वो 2-3 दिन तक चलते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत वक्त लग जाता है विवाह तक पहुँचने में। 2 दिन, हमारे विवाह में तो शायद 3 दिन लगे थे। 3 दिन तक हल्दियाँ लगती हैं और चौथे दिन पे और बाकी सारे रीति रिवाज होते हैं और 5वें दिन पर विवाह होता है। आपके भी विवाह में 5 दिन लगेंगे, इसलिए हमें उस हिसाब से सारे निमंत्रण पत्र बनाने होंगे। और आप एक बार देख लें निमंत्रण पत्र का रंग कैसा होना चाहिए। जहाँ तक हमें लगता है निमंत्रण पत्र का रंग सोने जैसा रंग होना चाहिए, या सफ़ेद होना चाहिए, या फिर लाल रंग होना चाहिए। जहाँ रानी कहती है कि लाल रंग के पत्र ज़्यादा सुंदर दिखेंगे और उस पे गणेश जी की मूर्त होनी चाहिए, ताकि वो पता चले कि हाँ, ये विवाह का प्रस्ताव है। विवाह का प्रस्ताव नहीं, विवाह का निमंत्रण पत्र। हम मतलब आप समझ रहे हैं, हमें तो खुद परेशान हो रहे हैं कि हम इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे। बड़े बड़े राजा आएंगे। हाँ, आपके राज्य में भी तो हमें निमंत्रण भेजना है। आपके राजा और आपके राज्य के सभी लोगों को हमें पत्र देना है होगा। आपके राज्य में आप और हम दोनों ही साथ में जाएंगे। आप हमें हमारे राज्य ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, आप हमारे साथ अपने राज्य चलेंगे। आपके राजा को आपको देख आनंद होगा और हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते और मज़बूत हों और उन्हें यकीन हो कि हम उनके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। ये सुन नील एकदम से नाखुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो विचार कर रहे होते हैं कि राजा के मस्तिष्क में चल क्या रहा है। और फिर वो पल आता है जब राजा सारे पत्रों को ले वितरण करने के लिए अलग अलग राज्य में जाने के विषय में विचार कर रहे होते हैं और कुछ सैनिक और घोड़सवारों को पत्र दे दूसरे राज्य में भेज देते हैं और कुछ राज्य में जल के रास्ते से पत्र भेजे गए होते हैं। सिर्फ मगध एक ऐसा राज्य होता है
जिस राज्य में खुद राजा चल कर जाते हैं। ये बात सुन बहुत सारे राज्य के राजा विवाह में आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि राजा अपने पड़ोसी राज्य से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें पत्र देने स्वयं चले गए। और तो और एक दासी के लिए इतना इतना धूमधाम, इतना चहल पहल, इसके पीछे की वजह क्या है? उन सभी राज्यों के राजा जिनके पास पत्र गए हुए थे, वो सभी इसके ऊपर विचार करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं राजा हम सभी को बुलाकर हमें मरवाने का षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे राजा, मंत्री और बड़े बड़े प्रदेश के लोग आने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा संदेश राजा तक पहुंचा दें। उन्हें कहिएगा उनकी दासी के विवाह के लिए हम उन्हें ये कुछ भेंट दे रहे हैं, इन भेंटों को राजा के पास पहुंचा दें और उनसे कहिएगा कि हमारे राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान करने के लिए हमें खुद राज्य में रुकना होगा। हम उनके पुत्री जैसी दासी के विवाह में नहीं आ सकेंगे। ऐसा पत्र लिख सभी राजा राजमहल में भेजवा देते हैं, जहां ये देख कौशल वंश के राजा बहुत ही हैरान नहीं होते, बल्कि वो जानते थे कि राजा सबके यही पत्र होंगे। लेकिन फिर भी जब वो मगध के राज्य में जाते हैं तो मगध के राजा उनका स्वागत बहुत आदर भाव से करते हैं। रुद्र प्रताप उन्हें कहते हैं कि आप फिर से हमारे महल आए हैं, आपका स्वागत करने में हमारी कोई कमी तो नहीं हुई। जहाँ मगध और कौशल वंश के राजा दोनों मिलते हैं और कौशल वंश के राजा कहते हैं उदित नारायण कि नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, सफ़र भी बहुत अच्छा था। वैसे भी हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी राज्य में आने में हमें कोई तकलीफ़ कैसे हो सकती है? हम तो जानते हैं कि हमारा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य है। लेकिन फिर भी हम जो कि अब रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो हमें आपका ख्याल तो रखना ही होगा। आपके राज्य का सुपुत्र हमारे राज्य के सुपुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं और हमारे ही राज्य में ये रहने के लिए मान गए हैं। ये आपके राज्य में को छोड़ हमारे राज्य में रहेंगे और हमारे राज्य का ख्याल रखेंगे। हमें यकीन है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, हमें इससे क्या आपत्ति? हमें तो पता है कि हमारे राज्य के पुत्र बहुत ही बलशाली हैं और उन्हें अपना ख्याल रखना आता है और अपने परिवार का भी। हमें यकीन है कि ये आपके राज्य का और अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उनसे प्रेम और आदर सम्मान के साथ उन्हें अपने सिरहाने पर रखेंगे। नील और राजा दोनों ही एक दूसरे की तरफ इशारों में देख रहे होते हैं। जहाँ नील उन्हें देख नज़रें नीची कर लेते हैं और उदित नारायण कहते हैं, आप अपने राजा से डर रहे हैं क्या? जहाँ नील कहते हैं, नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ये बात सुनने में हमें वैसी क्यों नहीं लग रही है जैसे कि आप हमारे राज्य में आकर हमसे कह रहे होते हैं। हमें याद है कि आपने कैसे अपने राजा के बारे में बातें कही थी। जहाँ ये सुन मगध के राजा बहुत हैरान होते हैं कि नील ने उनके राज्य में जाकर उनके बारे में कुछ कहा।
लेकिन ये देख कहीं ना कहीं उदित नारायण भी समझते हैं कि उनके हाव भाव बदल गए हैं रुद्र प्रताप के। जहाँ रुद्र प्रताप के हाव भाव को देख उदित नारायण कहते हैं, आप चिंता ना करें राजा साहब, इन्होंने तो आपकी शौर्य और पराक्रम के बारे में बातें की हैं। उन्होंने हर पल कहा, आपके राज्य में आपकी प्रजा जैसा आपसे प्रेम और सम्मान आपको देती है, वैसे सम्मान और प्रेम पाना बहुत कष्ट की बात है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी प्रजा मिली जो आपका इतना सम्मान और आदर करते हैं। जहाँ राजा कहते हैं कि आपकी भी तो प्रजा आपके सम्मान करती होंगी। हाँ, सम्मान तो करते हैं वो, लेकिन प्रेम से नहीं, भय से। राजा को कभी कभार अपनी प्रजा को भय दिखाना पड़ता है। अगर हम अपनी प्रजा को सारे अधिकार दे दें तो हमारे होने का मतलब ही क्या रह गया। हम राजा इसलिए हैं ताकि हम अपनी प्रजा को वो सब सुख सुविधाएं दे सकें जो हम उनके लिए दे सकते हैं। और हमें अपनी प्रजा के हित के बारे में जितना विचार करना चाहिए उतना ही हमें अपनी प्रजा को भय भी दिखाना चाहिए ताकि वो कोई गलत कार्य ना करे, किसी और की क्षति ना पहुंचाए। ऐसा करने से राजा और प्रजा सभी में तालमेल बना रहता है। अगर हम अपनी प्रजा को छूट दें और उन्हें उनके हिसाब से फैसले लेने लगे तो ऐसा नहीं होगा कि प्रजा ही हम पे राज कर रही है और हम प्रजा पे के बस एक गुलाम बन जाएंगे। जिस पे राजा कहते हैं कि हमें नहीं लगता, प्रजा हमारे लिए, हम प्रजा के लिए नहीं। ऐसा आपकी विचारधाराएं हैं, पर हमें लगता है कि प्रजा के लिए हम हैं, हमारे लिए प्रजा नहीं है। प्रजा जब चाहे राजा का तिरस्कार कर सकती है, पर हम प्रजा के तिरस्कार को सम्मान समझ सकते हैं या अपमान, ये हमारे ऊपर है। हमें तो बस इतना पता है कि प्रजा और राजा दोनों ही मिलकर एक राज्य को श्रेष्ठ और उत्तम बना सकते हैं। प्रजा सिर्फ अपने बारे में सोचती है और प्रजा का हित सोचना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा उत्तरदायित्व यही है कि प्रजा में हर किसी को उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं मिल सके जो हम उन्हें दे सकते हैं। हमें तभी तो राजा बनने का अधिकार है, पर हम तो ख़ानदानी राजा हैं, हमारे पूर्वज राजा थे, हम भी राजा हैं और हम ही राजगद्दी के योग्य हैं। आप सही कह रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि ऐसा करने से हम राजा बने रहें। राजा वो नहीं होते जो राजगद्दी के लिए राजा बने। राजा वो होते हैं जो अपने राज्य को प्रेम से संभाल सकें। माँ जैसा प्रेम और पिता जैसा शासन दोनों की ज़रूरत होती है एक राज्य को। अगर कोई माँ की तरह उन्हें समझे और उनका सम्मान करे तो वो भी खुश होंगे और हम भी। लेकिन अगर वो दुष्ट या दुर्व्यवहार करे तो उन्हें दंड देना भी हमारा ही उत्तरदायित्व होता है। जैसे पिता बचपन में एक बच्चे को पहले प्रेम करते हैं और जब वो कोई दोष करे, जब वो पाठन ना करे या उन्होंने कोई गुनाह किया हो तो वो उन्हें दंडित करते हैं, वैसे ही कौशल वंश और मगध वंश के राजा
जब एक दूसरे से इस तरह की वार्तालाप कर रहे होते हैं तभी नील उन्हें देख समझ जाते हैं कि ये वार्तालाप बहुत समय लेंगे और हमें यहाँ पे रुकने की आवश्यकता नहीं है। वो चुपचाप यहाँ से जा रहे होते हैं बिना किसी राजा को कुछ कहे। तभी दोनों राजा उन्हें देख टोकते हैं और कहते हैं, ये सब आपकी वजह से है। आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, अभी तो हमारी वार्तालाप शेष नहीं है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं करने को और आप यहाँ से नहीं जा सकते। आपको तो यहाँ खास कर रुकना होगा। बिल्कुल, हम तो आपके लिए जलपान लाने की व्यवस्था के लिए जा रहे थे। आपको जलपान लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर आए हैं। अपने घर में आपको जलपान लेने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता होगी तो यहाँ बहुत सारी दास दासियाँ हैं जो आपके लिए जलपान लेकर आएंगी। हम उनमें से किसी एक को कह देते हैं। मगध वंश के राजा रुद्रप्रताप तुरंत एक दासी को बुलाते हैं और कहते हैं, सुनिए, यहाँ हमारे लिए, नील के लिए और कौशल वंश के राजा के लिए जलपान की व्यवस्था करें और इनके जो सैनिक इनके साथ आए हैं उन सब की भी व्यवस्था करवाई जाए और इन्हें जितने वक्त भी यहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं। जहाँ कौशल वंश के राजा कहते हैं, नहीं नहीं, हमारे राज्य में बहुत कार्य है और आपके लिए तो कोई परेशानी की बात है ही नहीं। आपके राज्य का सुपुत्र हमारे राज्य की सुपुत्री के साथ विवाहित बंधन में बंधने वाले हैं और ये सब हमारे ही राज्य में तो सब होगा। तो आप बस अतिथि बन हमारे राज्य में आए। जहाँ मगध के राजा कहते हैं, क्यों? हम अपने पुत्र का विवाह अपने हिसाब से करवा सकते हैं। आप बस तिथि मुहूर्त तय करें, हम बारात लेकर आपके घर द्वार आ जाएंगे। नहीं, आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, सब वही होगा। बस आपके यहाँ शिव मंदिर जो है, उस शिव मंदिर में आप बस उपस्थित हो जाइएगा, आप सपरिवार के साथ। क्यों? हम लड़के वाले हैं, बारात लेकर हम आएंगे। यहाँ लड़के वाले हम ही हैं और लड़की वाले भी हम ही हैं। हम ही दोनों कार्य करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उपस्थित रहिएगा। क्या आप हमसे किसी तरह का बैर रख रहे हैं? नहीं। आपको क्या हमारी कोई बात बुरी लगी है? आपको हमसे कोई शिकायत है? अगर है तो कह दीजिए। लेकिन ये कैसी बात हुई कि बारात भी आपका और डोली भी आपकी, हम कुछ ना करें, जबकि ये नील हमारे राज्य का है और हमारे राज्य का होते हुए हमारे राज्य से बारात ना जाए, आप ही के राज्य से बारात और डोली दोनों उठे। चिंता मत कीजिए, बारात और डोली भले हमारे राज्य से हो, लेकिन घर तो आपके ही आएंगी। क्या? हाँ, आपके घर ही डोली आएगी। आप चिंता ना करें राजा। आप कहना क्या चाहते हैं? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि डोली आपके घर ही आएगी। दूल्हा दुल्हन को ले आपके यहाँ ही आएंगे। उनका स्वागत अच्छे से कीजिएगा राजन। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए और मुझे अब तक सुनने के लिए।
और मुझे पसंद करने के लिए।